हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है बायोमोंग पर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातुओं में कुछ चैप्टर हमने इसमें से पहले पार्ट में पढ़ लिया था और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। ठीक है, व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद वाटर व्हाट हैपन। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है भाई, विभिन्न धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करने की जो दर होती है, जो नेचर होती है, वो अलग अलग होती है। कुछ धातुएं तो क्या होती हैं भाई, जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं मंद गति से करती हैं। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया ही नहीं करती हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ करती हैं, कुछ नॉर्मल जल के साथ करती हैं। तो कुछ धातुएं क्या होती हैं, गर्म जल के साथ करती हैं। तो कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है भाई, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है भाई, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। और हम जानते हैं कुछ धातुओं के जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं उनके धात्विक ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। कुछ धातुओं के धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ धातुओं के जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। जैसे कि सोडियम है और पोटेशियम है, इन धातुओं के जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और ये जल में घुल करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, सोडियम जल में घुल करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसी प्रकार से एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड क्या होता है, जल में घुल करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में घुल करके क्या बनाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो सोडियम होता है, जो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होती हैं और ये इतनी क्रियाशील होती है कि ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर देती है। जैसे कोल्ड वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यानी ईजिली, ये आसानी से कोल्ड वाटर जो होता है आपका ठंडा पानी, उसके साथ भी आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनको मिट्टी के तेल में हम डाल करके रखते हैं, क्योंकि जैसे ही अभी हवा जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, चाहे वो जल के ऑक्सीजन हो चाहे वो वातावरण की ऑक्सीजन हो, वो उसके साथ अभिक्रिया करके जल्दी से उनके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और जलने लगते हैं। और इनकी जो अभिक्रिया होती हैं वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है भाई, और जबकि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो पोटेशियम होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है भाई, क्रियाशील होता है। ठीक है, ये ठंडे जल के साथ, कैसा जल, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ भी आसानी से क्या कर लेते हैं, ये अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मीय ऊर्जा इसमें से बाहर निकलती है। ठीक है, और हाइड्रोजन भी इसमें से क्या निकलती है भाई, बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन निकलती है तो ये क्या होती है, हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है और ये जलना स्टार्ट, यानी कि ऊष्मा इसमें से इतनी निकलती है कि हाइड्रोजन को जलाने में ये पर्याप्त होती है। इसलिए इनकी जो अभिक्रिया होती हैं कैसी होती है भाई, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपीय। ऊष्माक्षेपीय यानी कि एक्सोथर्मिक, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है भाई, इतने क्रियाशील होते हैं कि ये ठंडे जल के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और ऊष्मीय ऊर्जा इसमें से बाहर निकलती है और ये ऊष्मीय ऊर्जा इतनी पर्याप्त होती है, जो इसमें से निकली हुई हाइड्रोजन होती है उसको जलाने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक अभिक्रिया होती है तुम्हारी उसकी सोडियम की, किसकी होती है भाई, सोडियम की होती है। पोटेशियम की तो हमने देखी, अब देखेंगे हम सोडियम की। तो सोडियम क्या करता है भाई, ऐसे सोडियम लेते हैं, ये भी क्या करता है, ठंडे जल यानी कोल्ड वाटर के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है? बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार होता है। ठीक है भाई, और इसमें से भी क्या निकलेगी? ऊष्मीय ऊर्जा बाहर निकलेगी। इसमें से भी क्या निकलेगी भाई? ऊष्मीय ऊर्जा बाहर निकलेगी प्लस हाइड्रोजन। और इसमें से जो हाइड्रोजन निकलेगी उसको जलाने के लिए इससे निकली जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो पर्याप्त होती है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन जलने लगती है और इसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये सोडियम की अभिक्रिया हो चाहे पोटेशियम की अभिक्रिया हो, जब इनकी अभिक्रिया हम ठंडे जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मीय ऊर्जा और हाइड्रोजन इसमें से क्या निकलती है भाई? बाहर निकलती है। तो कुछ धातुएं क्या होती है भाई? कुछ धातुएं क्या होती है? नॉर्मल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं क्या होती हैं? नॉर्मल जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे आपको आता है कैल्शियम। ठीक है भाई, तो कैल्शियम होता है वो नॉर्मल जल के साथ भी क्या कर लेता है भाई? अभिक्रिया कर लेता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है? जो नॉर्मल जल होता है आपका उसके साथ भी क्या कर लेता है भाई? अभिक्रिया कर लेता है। ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें से भी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी वो बहुत कम होगी। ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम होगी। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी भाई? बहुत कम होगी। कैल्शियम क्या होगा? जैसे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के इसमें से हाइड्रोजन जो निकलेगी बुलबुलों के रूप में निकलेगी। और इससे क्या होता है? कैल्शियम की जो सतह होती है, कैल्शियम का मान के चलो जल का क्या है? पात्र है, इसमें हमने कैल्शियम का टुकड़ा लिया है। ठीक है, इसमें हमने जल डाला है। ठीक है, क्या डाला है? जल। मान के चलो एक पात्र हो गए, इसमें हमने क्या डाला है? जल। और एक कैल्शियम का क्या है? एक टुकड़ा। ठीक है, इसमें से जो हाइड्रोजन निकलेगी इस कैल्शियम के टुकड़े के चारों ओर बबल्स के रूप में इससे चिपक जाती है इसकी सतह से। और एक कैल्शियम का टुकड़ा क्या होता है? पानी की सतह पर तैरने लगता है। और इस अभिक्रिया के दौरान जो निकली हुई जो ऊष्मा होती है, इस अभिक्रिया के दौरान जो टोटल जो निकली हुई ऊष्मा होती है वो क्या होती है? इस हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए ये सोडियम और पोटेशियम की तुलना में कम ज्वलनशील होते हैं। एक होता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम की जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? गर्म जल के साथ। कैसा जल? गर्म जल होना चाहिए। कैसा जल होना चाहिए? गर्म जल होना चाहिए। इसमें भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और ऊष्मीय ऊर्जा भी इसमें भी बाहर निकलेगी। ठीक है, समझिए। इसी प्रकार इसमें भी जो ऊष्मीय ऊर्जा निकली है वो हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से इसमें भी जो हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं वो मैग्नीशियम धातु के चारों ओर चिपक जाते हैं। इससे क्या होता है? मैग्नीशियम जो धातु होती है वो जल की सतह पर क्या तैरने लगती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो अभिक्रिया पढ़ी, एक तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया और एक नॉर्मल वाटर के साथ अभिक्रिया। ठंडे जल के साथ यानी कि सोडियम और पोटेशियम इतने क्रियाशील होते हैं कि ठंडे यानी कोल्ड वाटर के साथ भी आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसलिए इनको हम क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में हम इनको डाल करके रखते हैं। और जब कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होते हैं इनकी क्रियाशीलता सोडियम और पोटेशियम की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ये नॉर्मल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और इस अभिक्रिया के दौरान निकली हुई जो हाइड्रोजन होती है, ठीक है, वो इन धातुओं के चारों ओर चिपक जाती है जिससे जल में तैरने लगती है। और इस अभिक्रिया के दौरान जो निकली जो ऊष्मा है वो इस हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम की तुलना में कम ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ धातुएं भाई जल के साथ तो अभिक्रिया करती है। देखो कैसा जल होता है? भाप, यानी कि ये अभिक्रिया करते हैं भाई भाप के साथ। पहले पढ़ी हमने नॉर्मल जल, फिर गर्म जल, उसके बाद हम पढ़ते हैं भाप के साथ। भाप के साथ कौन कौन सी अभिक्रिया, कौन कौन सी धातुएं अभिक्रिया करती है? जैसे कि आपकी एल्युमिनियम हो गया, क्या हो गया भाई? एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक हो गया। ठीक है, ये धातुएं क्या करती हैं भाई? भाप के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। समझिए, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं आपकी एल्युमिनियम भाप के साथ।
भाप के साथ अभिक्रिया, यानी कि H2O तो होगा लेकिन वो कैसे फॉर्म होगा, गैसीय फॉर्म होगा। यानी कि अभी जो एल्युमिनियम होता है, कौन सा एल्युमिनियम होता है, ये भाप के साथ अभिक्रिया करता बनाता है वो Al2O3 एल्यूमिना। ठीक है, आपका बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनता है भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इसमें से भी क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलती है। ठीक है, इसमें से क्या निकलती है भाई, हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्या होता है भाई, आयरन होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, जिंक होता है। क्या होता है भाई, आयरन भी इसी प्रकार से अभिक्रिया करता है और जिंक भी इसी प्रकार से अभिक्रिया करता है। देखिए आयरन होता है 3Fe, ये सॉलिड होता है, और ये क्या होता है 4H2 लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, 4H2 गैस के फॉर्म में, यानी कि भाप है, और आपका बनता है Fe2O3 बनता है। क्या बनता है, Fe2O3, और इसमें से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ, और कुछ धातुएं क्या होती हैं, आपकी भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो अलग अलग धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करने की जो दर होती है, जो नेचर होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो क्या होती है भाई, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो कुछ धातुएं क्या होती है भाई, ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना गर्म के ना भाप के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे आपकी जो लेड हो गया, क्या हो गया, लेड, पीबी हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया, चांदी, यानी ये ऐसी धातुएं होती हैं। कौन सी, लेड, पीबी हो गया, सोना हो गया Au, चांदी हो गई Ag, और सोना हो गया आपका, चांदी हो गई आपका, लेड हो गया, और क्या हो गया भाई, कॉपर हो गया। क्या हो गया, कॉपर। ये धातुएं क्या होती हैं, ना तो ठंडे के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना ठंडे जल के साथ, और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, यानी इन दोनों से ये अलग रहती है, ठंडा ना गर्म ना भाप के साथ ये अभिक्रिया। तो हमने पढ़ा कि भाई जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनते हैं भाई, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा। यहाँ तक कोई एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी प्रॉब्लम, यस या नो, लाउड एंड क्लियर, नो, तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका इसमें वही, अगला क्या आता है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, पहले भी हम इस जो पहला चैप्टर था उसमें रासायनिक अभिक्रिया समीकरण उसमें पढ़ चुके थे कि धातुएं जो होती हैं, ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। या फिर दूसरा चैप्टर भी हमने पढ़ा था एसिड बेस और साल्ट वाला, उसमें भी धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, धातुएं जब तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, लवण बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, लवण बनते हैं, और हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या निकलती है भाई, बाहर निकलती है। जैसे कि हमने लिया था धातु लेते हैं, जैसे कि जिंक लेते हैं, जिंक की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, तनु अम्ल से। कैसे, तनु अम्ल HCl से कराते हैं। मान के चलो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो ZnCl2 क्या है भाई, लवण है। क्या है भाई, लवण है। तो धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, लवण, और हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलती है। ठीक है, तो धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं भाई, लवण बनते हैं, और इनमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मान के चलो हम अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम की या जिंक की अभिक्रिया हम इससे कराते हैं। जैसे कि जिंक तो हमने पढ़ लिया, जिंक ZnCl2 बनता है। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Mg, तनु, यानी कि तनु अम्लों के साथ डाइल्यूट, हम यहाँ लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, डाइल्यूट HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, तो आपका बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या निकलती है भाई, बाहर निकलती है।
2HCl, ठीक है। तो धातुएं अम्लों के साथ यानी कि तनु अम्लों के साथ पतले होने चाहिए, डाइल्यूट्स होने चाहिए, सांद्र नहीं, डाइल्यूट्स यानी कि तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं ये तो HCl के साथ अभिक्रिया हो गई, क्या हो गई भाई, HCl के साथ अभिक्रिया। अब हम करते हैं किसके साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया। जब तनु अम्लों, जब अम्लों की अभिक्रिया, जब धातुओं की अभिक्रिया तनु HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं भाई, धात्विक ऑक्साइड और जल बनता है। धातुओं की जब HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रिक एसिड। इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं भाई, लवण, तो क्या बनेंगे भाई, जल बनता है। क्या बनता है भाई, लवण और जल की हमें क्या होती है भाई, प्राप्ति होती है। तो जब धातुएं क्या होती हैं भाई, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, ठीक है। धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। वैसे तो हम कहते हैं कि तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके जो धातुएं होती हैं हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, लेकिन क्या होता है जब हम धातुओं की HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, उसकी जगह पर क्या बनता है भाई, जल बनता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बनी हुई जो हाइड्रोजन होती है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया के दौरान हम जानते हैं कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन जैसे ही तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, और उससे क्या बनता है, जल बनता है। तो नॉर्मल अवस्था में तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन तनु HNO3 के साथ, इस HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके धातुएं लवण और जल बनाती है। और जल क्यों बनता है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान बनी हुई जो हाइड्रोजन होती है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीकरण होने से हमें जल की प्राप्ति होती है। तो ये HNO3 के साथ अभिक्रिया भाई कुछ क्या होती है, इससे भिन्न होती है। क्या होती है भाई, भिन्न होती है। और धातुओं के हमें ऑक्साइड्स प्राप्त होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड्स हमें प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड्स में ये अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन जो मैग्नीशियम और मैंगनीज होता है वो अतुई जो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद है भाई। लेकिन जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज होता है और एक होता है मैग्नीशियम, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, पहले लेते हैं मैग्नीज। ये अत्यधिक तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और इसमें से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। इन दोनों के लिए है सिर्फ, एक तो मैग्नीज के लिए और दूसरा किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। वो भी अत्यधिक तनु HNO3 होना चाहिए भाई, ठीक है। तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और इसमें से क्या बनेगी भाई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अवस्था में क्या होता है भाई, जो धातुएं होती हैं HNO3 के साथ अभिक्रिया के लवण और जल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमें प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे N2 क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, NO क्या हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, और NO2 क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तो हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, वैसे तो लवण और जल वो बनाती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें क्या है, तनु ये HNO3 के साथ है। धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बनी हुई जो हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, ऑक्सीकरण होकर के जल में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दो चीज़ अपवाद है, एक तो मैग्नीज होता है और एक मैग्नीशियम होता है। इसमें तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनती है, इसमें जल नहीं बनता, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो इनकी अभिक्रियाएं क्या होती हैं,
आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम देखते हैं मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है उसकी जो बुलबुले बनने की जो दर होती है वो क्या होती है भाई, सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है भाई, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मैग्नीशियम और जो मैग्नीज होता है, जो मैग्नीशियम होता है इसकी जो बुलबुले बनने की जो दर होती है, यानी इसने जो HNO3 के साथ अभिक्रिया की है और इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकली है, तो ये क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इस मैग्नीशियम के चारों ओर चिपक जाती है और इसको तैराने में क्या करती है भाई, मदद करती है। तो मैग्नीशियम की क्या होती है भाई, बुलबुले बनाने की जो क्रियाशीलता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और ये अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है भाई, मैग्नीशियम की होती है। उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। पहला हो गया मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद हो गया जिंक और उसके बाद क्या हो गया भाई, आयरन। ठीक है, तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के बुलबुले से चिपकेंगे, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन। ठीक है, तो ये अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी का क्या है, घटता हुआ क्रम। ऐसा क्रम, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का कैसा क्रम है, घटता हुआ क्रम। तो आगे हम बढ़ेंगे, एक एक्वारेजिया पदार्थ होता है। क्या होता है भाई, एक्वारेजिया। इसे बोलते हैं रॉयल जल। क्या बोलते हैं भाई इसको, रॉयल जल बोलते हैं। एक्वारेजिया होता है। ठीक है, एक्वारेजिया। इसको बोलते हैं रॉयल जल। इसका जो लैटिन नाम क्या है, रॉयल जल। ये रॉयल क्यों है भाई, इसमें क्या होता है, सांद्र HCl, 3 HCl और एक मात्रा में क्या बहता है, HNO3, यानी कि 3:1 में ये HCl पाया जाता है और यहाँ पर HNO3 पाया जाता है। ठीक है, ये इतना प्रबल होता है, कितना प्रबल होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी आसानी से गला देता है। एक भभकता हुआ द्रव होता है। क्या होता है भाई, भभकता हुआ द्रव होता है। इसमें 3:1 में इसका जो होता है, इसमें मात्रा होती है 3:1 में क्या होता है, HCl होता है, सांद्र HCl, और 1 में क्या होता है, HNO3। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक्वारेजिया। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, शक्तिशाली होता है। इतना शक्तिशाली होता है कि प्लेटिनम और गोल्ड जैसी धातुओं, प्लेटिनम और गोल्ड जैसी धातुओं को भी आसानी से गला देता है। ठीक है, लेकिन ये सक्रिय कब होगा, जब ये दोनों इसमें मात्रा में दोनों आपस में पाए जाएंगे, दोनों एक निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी एक पदार्थ इस क्रिया को संपन्न नहीं करता है, या फिर इसमें से मात्रा HCl हो या फिर HNO3 हो, ठीक है, इनकी निश्चित मात्रा ही यानी 3:1 में जब ये पाएंगे तभी ये क्रियाशील होंगे, तभी अपना ये काम कर पाएंगे, तभी ये प्लेटिनम और गोल्ड जैसी धातुओं को गला पाएंगे। वरना एक सिंगल, अगर अकेला ये और या फिर अकेला HNO3 या अकेला HCl ये कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए इन दोनों का क्या है, पर्याप्त मात्रा में इनका जो अनुपात है उसमें होना इनका बहुत ही क्या है भाई, आवश्यक है। अब पढ़ते हैं हम धातुओं की अन्य लवणों के विलयन के साथ अभिक्रियाएं। अन्य विलयन के लवणों के साथ अभिक्रियाएं भाई कैसे करते हैं, धातुओं की अन्य लवण के जो विलयन है उनके साथ अभिक्रिया। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा क्या, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो एक कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीला होता है, और उसमें हम आयरन की कीलें डालते हैं तो क्या होता है, आयरन उसको कॉपर से, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उसमें से कॉपर को आयरन क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और उसका जो गहरा जो नीला रंग है वो धीरे धीरे हल्का नीला होने लगता है। तो इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं, अन्य लवणों, धातु लवणों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है। धातुओं की अन्य जो धातु लवण हैं उनके साथ अभिक्रिया, तो लवणों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, आपने वो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, वही इसका उदाहरण है। ठीक है,
इसमें क्या लेते हैं हम, एक कॉपर सल्फेट लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर एक परख नली ले ली, इसमें क्या डाला हमने, कॉपर सल्फेट डाला। क्या डाला भाई, कॉपर सल्फेट। क्या डाला, कॉपर सल्फेट। CuSO4, इसका रंग कैसा होता है भाई, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। और इसमें हम क्या डालते हैं, आयरन की कील डालते हैं। आयरन की कील डाल देते हैं। आयरन क्या होता है, Fe होता है। तो क्या करता है ये आयरन इसमें से जो कॉपर है इसको विस्थापित कर देता है, यानी कि CuSO4। Cu जो कॉपर सल्फेट है आपका, इसका जो गहरा जो नीला विलयन है, गहरा नीला जो रंग होता है वो हल्का नीला होने लगता है। इसमें हमने आयरन की क्या डाल दी, कील डाल दी। तो ये क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा। क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर को क्या कर देगा, इसमें से विस्थापित कर देगा। तो धातुओं के अंदर धातु लवणों के साथ अभिक्रियाएं क्या होती है, प्रकार से विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। कैसी, विस्थापन टाइप की होती हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, इसके ऊपर जो लोहे की जो कील है वो भूरी हो जाएगी। भूरी क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, वो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हाँ, इसके ऊपर तो कॉपर आ जाएगा, इसके ऊपर कॉपर आ जाएगा और ये कैसी हो जाएगी, भूरे रंग की कील हो जाएगी। और जो विलयन है, विलयन जो गहरा नीला था वो कैसा हो जाएगा, हल्का नीला। कैसा हो जाएगा भाई, हल्का नीला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। एक क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है, यानी एक धातु की क्रियाशीलता दूसरी धातु की तुलना में कितनी है। यानी जो अधिक क्रियाशील धातु होगी वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, वहाँ से हटा देगी और उसकी जगह पर कुछ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। यानी सक्रियता होती है, किसी धातु की सक्रियता कितनी ज़्यादा है, जो ज़्यादा सक्रिय धातु होगी वो कम सक्रिय धातु को वहाँ से हटा देगी और उसकी जगह पर खुद वो उसका विलयन बनाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोहे की कील होती है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तो कॉपर सल्फेट का विलयन प्रारंभ में तो नीला होता है, लेकिन इस लोहे की कील को कुछ डालने के कुछ समय के बाद इस विलयन का जो रंग होता है वो हल्का नीला होने लगता है और इससे आयरन की जो कील है इसके ऊपर ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, ये भूरे रंग की ब्राउन कलर की हो जाएगी और इसके ऊपर क्या होता है, जो कॉपर होता है वो चढ़ने लगता है। ठीक है, और विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, हल्का नीला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया। तो अगले आती है एक सक्रियता श्रेणी आती है, धातु की पदार्थों की सक्रियता श्रेणी आती है। और सबसे अधिक क्रियाशील क्या होती है, क्षार धातु होती है। कौन सी होती है, क्षार धातु। सक्रियता श्रेणी क्या आती है भाई, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या करताती है, किसी भी पदार्थ की सक्रियता को बताती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है पोटेशियम, उसके बाद क्या होता है सोडियम, उसके बाद क्या आता है लिथियम आता है। पहले आएगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आएगा कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा कैल्शियम, उसके बाद आएगा भाई मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, उसके बाद आएगा क्या भाई आयरन, और उसके बाद क्या आएगा भाई प्लेटिनम या लेड आएगा। प्लेटिनम नहीं आएगा, क्या आएगा भाई लेड आएगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, लेड के बाद क्या आएगा भाई हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मरकरी, उसके बाद क्या आएगा कॉपर। चलो ऊपर से लिखते हैं, उसको थोड़ा आएगा ना इसलिए। सबसे पहले सक्रियता से, ठीक है, आएगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद क्या आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड। उसके बाद क्या आएगा भाई हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मरकरी, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा कॉपर, उसके बाद मरकरी,
उसके बाद क्या आएगा भाई, चांदी। उसके बाद क्या आएगा, ये सोना। ठीक है, ये होगी सबसे अधिक सक्रियता। सबसे अधिक क्या होती है भाई, ये ऊपर वाली सबसे अधिक सक्रिय होती है। ठीक है, ये सबसे अधिक इनकी क्या होती है, अभिक्रियाशीलता होती है। ठीक है, अभिक्रिया करने की दर क्या होती है भाई, इनकी ज़्यादा होती है, अभिक्रियाशीलता होती है। और ये अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। कैसे भाई, अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। अभिक्रियाशीलता का क्या, घटता हुआ क्रम। ठीक है, नीचे की ओर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता का क्या होगा भाई, घटता हुआ ये क्रम होगा। ठीक है, इसमें क्या होती है, मध्य की होती है, मध्य क्रियाशील धातुएं। ठीक है, और इसके बाद होती है सबसे, जो गोल्ड जो होती है वो सबसे कम क्रियाशील होती है। ठीक है, सबसे कम क्रियाशील होती है। गोल्ड धातु भी क्या होती है, सबसे क्रियाशील धातु है, इसलिए अलग पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा भाई देखो, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अन्य जो धातु लवण है उनके साथ अभिक्रिया, और एक पढ़ी हमने सक्रियता श्रेणी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सभी बच्चे चैनल को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो। अगर आपको वास्तव में समझ में आया हो तो सभी बच्चों को, और भी जो छोटे बड़े भाई बहन आपके जो दोस्त हैं उनको भी बताएं, जिससे कि वो क्या है, इस चीज़ का लाभ ले सकें। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए धन्यवाद।